ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है एंड वी आर गोइंग टू स्टडी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पैथोलॉजी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओरल पैथोलॉजी के ओरल जो ओरल कैविटी है इसमें क्या क्या मसले आ सकते हैं। तो पेज नंबर है 385। तो इसको पढ़ने के लिए हम जरा एक नोट्स क्रिएट कर लेते हैं और फिर हम इसको तसल्ली से पढ़ते हैं। तो जो ओरल पैथोलॉजीज है, ओरल पैथोलॉजीज में आपको पता है कि ओरल पैथोलॉजीज वो वाली पैथोलॉजीज होंगी जिनमें हमारी जो मुंह शरीफ है, जो हमारा मुंह है, इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इसमें कोई मसला आ जाता है, तो वो सारा हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो ओरल पैथोलॉजी में सबसे कॉमन और सबसे पहले उसने लिखा हुआ है दैट इज योर एफ्थस अल्सर। एफ्थस अल्सर आप सबको कभी ना कभी हुए होंगे या आपके साथ वालों को कभी ना कभी लाजमी ये हुए होंगे। तो एफ्थस अल्सर क्या होता है? एफ्थस अल्सर के आगे चाहे उर्दू में लिख लें कि जो मुंह के छाले होते हैं, जिनको हम आम जुबान में कहते हैं कि यार मेरे मुंह में ना छाले निकले हुए हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एफ्थस अल्सर। और एफ्थस अल्सर का दूसरा नाम क्या होता है? कैंकर सोर्स। इसको हम कैंकर सोर्स भी कहते हैं, इसको हम कैंकर सोर्स भी कहते हैं। और इसका तीसरा नाम क्या होता है? इसका तीसरा नाम होता है स्टोमाटाइटिस। ठीक है, ठीक है, स्टोमाटाइटिस। ठीक है, स्टोमाटाइटिस। तो इसके तीन नाम हैं, जो आपके मुंह के छाले होते हैं इसके तीन नाम होते हैं। एफ्थस अल्सर भी हम इसको कहते हैं, कैंकर सोर्स भी कहते हैं और स्टोमाटाइटिस भी कहते हैं। ठीक है, ये आपकी देखिए, जिनके पास पुराना एडिशन है, पुराने एडिशन पे ये नहीं लिखा हुआ ये लेकिन अगर किसी के पास पुराना एडिशन है तो वो पैथोमा खोल ले, मैं पैथोमा से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो आपका एफ्थस अल्सर है पैथोमा पे लिखा हुआ, वहां से पढ़ सकते हैं अगर आपकी बुक पे नहीं लिखा हुआ। लेकिन जो नया एडिशन है, नए एडिशन पे ये लिखे हुए हैं। तो एफ्थस अल्सर के उर्दू में हम क्या कहते हैं? मुंह के छाले। अब इसमें होता क्या है? इट इज कॉमन ओरल लीजन। ये क्या है? बहुत कॉमन है, कॉमन ओरल लीजन है। मतलब कि हमारे जो ओरल कैविटी है उसमें ये बहुत कॉमन ओरल लीजन है। हमारे मुंह में जख्म बन जाते हैं, हम छाले निकल आते हैं और उसको हम कहते हैं एफ्थस अल्सर। और इसमें होता क्या है? पेनफुल शैलो राउंड टू ओवल अल्सर। जो आपका इसमें अल्सर होगा वो कौन सा होगा? पेनफुल होगा, आपको वहां पे दर्द होगी। पेनफुल शैलो, शैलो का मतलब होता है गहरा। ठीक है, मतलब ज्यादा गहरा नहीं होगा। पेनफुल शैलो एंड राउंड टू ओवल। ठीक है, राउंड मतलब गोल भी हो सकता है, राउंड से लेके ओवल तक, राउंड टू ओवल अल्सर्स इन योर माउथ। कि अगर आपके मुंह में पेनफुल शैलो राउंड टू ओवल अल्सर निकल आए तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं एफ्थस अल्सर। पैथोमा का पेज नंबर क्या है? पैथोमा का पेज नंबर मुझे नहीं पता, आप देख सकते हैं उधर, जो जहाँ पे जीआईटी की फिजियोलॉजी स्टार्ट और पैथोलॉजी स्टार्ट हो रही है ना, वहीं पे है जी। पेज नंबर 99 है। पेज नंबर 99 है। डॉक्टर अदनान ने बता दिया, बाकी सब ने बता दिया कि पेज नंबर 99 है पैथोमा का। आप वो भी खोल के अपने सामने रख सकते हैं, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो पेनफुल स्वेलो एंड राउंड टू ओवल अल्सर्स को हम क्या कहते हैं? एफ्थस अल्सर कहते हैं। इसमें ये जो अल्सर्स होते हैं ये क्या होते हैं? दे आर येलोइश एक्सुडेट। इनमें क्या होता है? येलोइश, एक पीले कलर का एक्सुडेट हमें मिलता है, येलोइश एक्सुडेट मिलता है। और ये बात किसमें लिखी है? आपकी फर्स्ट एड में। लेकिन पैथोमा वाले ने क्या लिखा है? ग्रेइश व्हाइट। आपके पैथोमा वाले ने क्या लिखा है? ग्रेइश बेस। कि मतलब जो अल्सर होगा उसकी क्या होगी? ग्रेइश बेस होगी। दरमियान में वो ग्रे होगा। ठीक है, दरमियान में वो ग्रे से कलर का होगा। लेकिन उसकी सराउंडिंग में क्या होगा? पेज नंबर 385 है डॉक्टर मारिया, पेज नंबर 385 है 2022 के एडिशन का। ओके, जो ग्रेश बेस, इसके दरमियान से क्या होगा? ये ग्रे होगा। और इट इज सराउंडेड बाय, ये सराउंड किया होगा, कैसे सराउंड किया होगा? इट इज सराउंडेड बाय अरिथमा। ठीक है, इट इज सराउंडेड बाय अरिथमा। तो आपकी पैथोमा पे ये डायग्राम भी बनी हुई है, मतलब आपकी बुक ने काफी मुश्किल करके इसको बताया, मैं आपको आसान करता हूँ। देखो, फर्ज करो आपको आपको एक जख्म मिलता है आपकी ओरल कैविटी के म्यूकोजा में, और वो साइडों से क्या है? लाल है। ठीक है, साइडों से क्या है? उसका कलर रेड है। साइडों से उसका कलर रेड है और दरमियान से वो ग्रे है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे मुंह का छाला है, मतलब कि एफ्थस अल्सर है। एफ्थस अल्सर है या फिर मुंह का छाला है। तो पैथोमा वाले ने लिखा है कि ग्रेइश बेस होगी। और जो आपका फर्स्ट एड वाला है उसने लिखा है येलोइश एक्सुडेट होगा। इसमें क्या होगा? येलोइश एक्सुडेट होगा। उसके बाद उसने लिखा हुआ है कि जो आपका स्टोमाटाइटिस है, ठीक है, स्टोमाटाइटिस मतलब कि एफ्थस अल्सर की बात कर रहा है। इट इज एसोसिएटेड विद, ये किन किन डिजीज में हो सकता है? तो आगे जाके हम डिजीज पढ़ेंगे। एक होती है डिजीज जिसको हम कहते हैं सीलियक डिजीज। सीलियक डिजीज हम आगे जाके पढ़ेंगे, आपने इसका नाम सुना होगा, हम आगे पढ़ेंगे इसको। उसके बाद होती है आईबीडी। ठीक है, आईबीडी इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। कि अगर आपकी जो बॉल है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको हम कहते हैं आईबीडी। इसको भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। उसके बाद आपकी एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसको हम कहते हैं एसएलई, सिस्टम ल्यूपस एरिथमेटोसिस। इसको भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। उसके बाद आपका एक और सिंड्रोम है और जिसको हम कहते हैं बेहसेट सिंड्रोम। जिसको हम क्या कहते हैं? बेहसेट सिंड्रोम। इसको हमने आगे जाके नहीं पढ़ना, इसको हम यहीं पे सिर्फ लिखा हुआ और इसके आगे लिख लें कि जो बेहसेट सिंड्रोम होता है इसमें क्या क्या होता है। तो जो बेस्ट सिंड्रोम होता है इसमें हमें तीन चीजें मिलती हैं। क्या क्या मिलता है? जो बेस्ट, अगर किसी मरीज को एफ्थस अल्सर हो, अगर किसी मरीज को क्या हो? एफ्थस अल्सर हो, मतलब उसके मुंह में छाले बन जाएं, प्लस उसके साथ उसको क्या हो? जेनिटल अल्सर। जो उसके जेनिटल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उसके जो जेनिटल्स हैं, जेनिटल्स पे क्या हो जाए? अल्सर हो जाए। जेनिटल अल्सर हो,
प्लस उसके साथ उसको क्या हो, यूवीआइटिस, मतलब कि उसकी आंखों की इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बेसेंट सिंड्रोम। बेसेंट सिंड्रोम में आपको तीन चीजें मिलेंगी, एफ्थस अल्सर मिलेगा, मुंह में छाले मिलेंगे, जेनिटल्स में आपको जख्म मिलेंगे, और यूवीआइटिस मिलेगा। ठीक हो गया। तो ये क्या होता है, ये इसकी इटियोलॉजी मतलब इसकी वजह हमें अब नहीं पता होती। इट इज इडियोपैथिक, जो बेसेंट सिंड्रोम होता है इट इज इडियोपैथिक। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें इम्यून कम्प्लेक्स डिपोजिट होते हैं और वस्कुलाइटिस होता है। लिख लें अगर लिखना तो, इसमें क्या होता है, इम्यून कम्प्लेक्स वस्कुलाइटिस। इसमें क्या होता है, इम्यून कम्प्लेक्स वस्कुलाइटिस होता है, इम्यून कम्प्लेक्स वस्कुलाइटिस। तो जरा हम इसको रिवाइज करते हैं। देखो, मैंने आपको ये बताया कि जो आपके होते हैं जी एफ्थस अल्सर, एफ्थस अल्सर को उर्दू में हम क्या कहते हैं, उर्दू में हम इसको कहते हैं जी मुंह के छाले हो गए हैं। देखो, इसके तीन नाम है, कैंकर सोर्स, स्टोमाइटिस, एफ्थस अल्सर, ये इसके नाम है। उसके बाद इसमें होता क्या है, इसमें आपको जख्म मिलेंगे, मुंह के अंदर जख्म मिलेंगे, जो कि क्या होंगे, पेनफुल होंगे, और ज्यादा गहरे नहीं होंगे, और राउंड टू ओवल होंगे, और उनके दरमियान में आपको येलोइश सा एक्सुडेट मिलेगा। लेकिन आपकी पेथोमा वाले ने लिखा हुआ है कि जो सेंट्रल क्या होगा, ग्रेश बेस होगी, लेकिन सराउंडेड बाय एरिथमा, और साइडों पे उसका क्या होगा, रेड कलर होगा, मतलब उसकी जो बाउंड्री होगी वो रेड कलर की होगी। और किस किस डिजीज में हो सकता है, सीलियक डिजीज में हो सकता है, आईबीडी में हो सकता है, एसएलई में हो सकता है। लेकिन ये तो सारी चीजें अलग हैं। आपने एक चीज याद रखनी है जो कि आपके बहुत काम आएगी, आपको पता होना चाहिए कि जो आपके एफ्थस अल्सर हैं, जो मुंह के छाले हैं, दे आर रिलेटेड विद स्ट्रेस। अगर एक मरीज या मरीजा अगर वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, तो स्ट्रेस में भी आपको मुंह के छाले बन जाते हैं। और आपने अक्सर देखा होगा, आप अगर मतलब आपका एग्जाम सर पे आ गया, या आपको कोई बहुत बड़ी टेंशन है, तो टेंशन में आपके मुंह में छाले बन जाते हैं। तो इसकी मतलब बहुत ज्यादा एसोसिएशन है स्ट्रेस के साथ। स्ट्रेस में एफ्थस अल्सर बनते हैं। स्ट्रेस में क्या होता है, आपके एफ्थस अल्सर बनते हैं, मुंह में छाले बन जाते हैं। ठीक हो, कार्सिनोमा। ठीक है, जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है, मतलब जिसको हम मुंह का कैंसर भी कहते हैं, ये आपकी फर्स्ट एड वाले ने इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम इसको जरा पैथोमा से पढ़ते हैं। तो जो आपका स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है, ये क्या होता है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ठीक है, जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जी मुंह का कैंसर कहते हैं। एंड इट इज मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी ऑफ ओरल कैविटी। ये क्या है, आपको जाहिर बात है, आपको कार्सिनोमा से पता चल रहा है कि कार्सिनोमा हम किसको कहते हैं, मेलिग्नेंट कैंसर को कहते हैं। तो मुंह के कैंसर को हम क्या कहते हैं, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। एंड इट इज मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी। ये क्या है, मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी है इन ओरल कैविटी। ये हमारे मुंह में सबसे ज्यादा जो कॉमन मेलिग्नेंसी है, दैट इज योर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। अब इसमें होता क्या है, उसने लिखा हुआ है कि इट इज हाईली एसोसिएटेड विद, ये किन लोगों में ज्यादा होगा, जो मुंह का कैंसर होता है किन में ज्यादा होता है, तो ऐसे लोग जो कि टोबैको, मतलब कि जो स्मोकिंग करते हैं, जो टोबैको यूज करते हैं, टोबैको टोबैको में आपको पता है कार्सिनोजेंस होते हैं, और उससे क्या हो जाता है, हमें मुंह का कैंसर हो जाता है। तो टोबैको आपने लाजमी याद रखना है, टोबैको या फिर अल्कोहल। ठीक है, जो अल्कोहल है, जो शराब है, टोबैको और शराब से क्या हो जाता है, हमें स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो जाता है। के साथ इसकी हाईली एसोसिएशन है। इसमें जो आपने चीज याद रखनी है, दैट इज टोबैको, टोबैको और अल्कोहल के साथ इसकी क्या है, हाई एसोसिएशन है। उसके बाद हम जरा आगे चलते हैं, और आगे उसने लिखा हुआ है कि इट इज मिलिग्नेंट नियोप्लाज्म। इसमें किसकी मिलिग्नेंसी हो जाती है, इसमें कैंसर किसका हो जाता है, इट इज मिलिग्नेंसी ऑफ स्क्वेमस सेल। ठीक है, जो आपके स्क्वेमस सेल होते हैं ओरल कैविटी में, जो स्क्वेमस सेल होते हैं, आपको पता है कि जो आपकी ओरल कैविटी का एपिथेलियम है, वो किससे बना है, स्क्वेमस सेल से बना है। तो उसकी अगर मिलिग्नेंसी हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा कहते हैं। तो आगे हम जरा चलते हैं, और आगे है जी इसकी प्रेजेंटेशन, कि जो मरीज होगा आपके पास किस तरह आएगा। तो इसको जरा गौर से समझ लेना, ये काफी स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है। तो इसको जरा समझना है आपने, फिर मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखाता हूँ, फिर आपको इसकी और ज्यादा समझ आ जाएगी। तो इसमें आपको क्या मिलेंगे, नॉन हीलिंग अल्सर, के मुंह में जख्म बनेंगे और वो हील नहीं हो रहे होंगे। आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, वो हील नहीं हो पा रहे होंगे, वो सही नहीं होंगे। जब वो सही नहीं होंगे, तो क्या होगा, आपको स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है। तो इसमें आपको क्या मिलेंगे, नॉन हीलिंग अल्सर मिलेंगे। नॉन हीलिंग अल्सर मिलेंगे विद इरेगुलर मार्जिन। जो उनके मार्जिन होंगे वो क्या होंगे, इरेगुलर होंगे, विद इरेगुलर मार्जिन। इसमें क्या होगा, इरेगुलर मार्जिन होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें हमें नॉन हीलिंग अल्सर मिलेंगे, विद इरेगुलर मार्जिन मिलेंगे, एंड रेज्ड बॉर्डर। ठीक है, उनके जो बॉर्डर होंगे वो रेज्ड होंगे, और उनमें हमें क्या मिलेंगे, नॉन हीलिंग। सबसे अहम पॉइंट ये वाला है कि इसमें आपको क्या मिलेंगे, नॉन हीलिंग अल्सर्स मिलेंगे। लेकिन आपको इसमें ना दो तीन टाइप्स की फाइंडिंग मिल सकती है। एक आपको फाइंडिंग मिलेगी ल्यूकोप्लेकिया। इसको जरा समझ लें। जो ल्यूको होता है, ल्यूको का मतलब क्या होता है, ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट, और प्लेकिया का मतलब क्या होता है, प्लैक। ठीक है, प्लेकिया का मतलब क्या होता है, प्लैक। तो व्हाइट प्लाक, अगर आपको ओरल कैविटी में व्हाइट प्लाक मिलता है, तो इसको हम कहते हैं ल्यूकोप्लेकिया। तो इट इज व्हाइट प्लाक इन द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में अगर आपको व्हाइट प्लाक मिलता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं। अब जो ल्यूकोप्लेकिया है, ल्यूकोप्लेकिया इसमें क्या होगा, आपको व्हाइट प्लैक मिलेंगे। ठीक है, इसमें आपको क्या मिलेंगे, व्हाइट प्लैक मिलेंगे,
व्हाइट प्लैक डेट कांट बी, ठीक है, डेट कांट बी, सबसे अहम पॉइंट, डेट कांट बी स्क्रैप्ड, मतलब आप उसको किसी चीज से स्क्रैप करने की कोशिश करोगे, आप उसको उखाड़ने की कोशिश करोगे, लेकिन वो उखड़ेंगे नहीं, ठीक है, आप उसको जितनी मर्जी कोशिश कर लो वो उखड़ेंगे नहीं। तो इसमें आपको व्हाइट प्लैक्स मिलेंगे, दैट कैंट बी स्क्रैप्ड, जिसको आप स्क्रैप्ड नहीं कर पाओगे, जिसको आप उखाड़ नहीं कर पाओगे। अब आप कहते हैं कि यार मैं ये पॉइंट क्यों बता रहा हूँ, देखो आपको पता है हमारे पास एक डिजीज होती है जिसको हम कहते हैं कैंडियासिस, एक फंगल इन्फेक्शन है, मतलब कि आपको पता होगा एक फंजाई, और वो हमारी ओरल कैविटी पे हमला करती है और उससे क्या हो जाता है, कैंडियासिस हो जाती है। इवन के जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स की जो वजाइना होती है उसमें भी ये इन्फेक्शन हमने पढ़ा था कैंडियासिस का, ठीक हो गया। जो कैंडियासिस होती है इसमें भी हमें ल्यूकोप्लेकिया मिलता है, जो कैंडियासिस होती है इसमें भी हमें ल्यूकोप्लेकिया मिलता है। लेकिन आपका जो कैंसर वाला ल्यूकोप्लेकिया और जो आपका कैंडियासिस वाला ल्यूकोप्लेकिया है, इसको आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, तो आपने याद रखना है जो कैंसर वाला ल्यूकोप्लेकिया होता है उसको आप स्क्रैप नहीं कर पाओगे, आप उसको उखाड़ने की किसी चीज से कोशिश करोगे लेकिन वो उखड़ेगा नहीं। बट जो आपका कैंडियासिस वाला ल्यूकोप्लेकिया होता है, जो आपका कैंडियासिस वाला ल्यूकोप्लेकिया होता है, ये क्या होता है, इट कैन बी स्क्रैप्ड, इट कैन बी स्क्रैप्ड, इसको आप स्क्रैप्ड कर सकते हो, ठीक है, इसको आप स्क्रैप्ड कर सकते हो, इसको आप जब उखाड़ोगे तो इसकी लेयर्स बाय लेयर्स उखड़ेंगी, ठीक हो गया। तो इट इज कैंडियासिस, इट इज कैंडियासिस। उसके बाद आपका एक ल्यूकोप्लेकिया कौन सा होता है, कैंडियासिस वाला। तो अगर आपका स्क्रैप हो रहा है तो आपने कहना इट इज कैंडियासिस, अगर आपका स्क्रैप नहीं हो रहा तो आपने कहना कि इट इज स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। उसके बाद अगर आपको किसी बंदे की ओरल कैविटी में ल्यूकोप्लेकिया मिलता है, लेकिन वो क्या है, वो हेयर लाइक है, उसमें आपको हेरी पैच मिलते हैं, देखिए उसको हम कहते हैं हेरी ल्यूकोप्लेकिया, उसको हम क्या कहते हैं, हेरी ल्यूकोप्लेकिया। हेरी हेरी ल्यूकोप्लेकिया में आपको क्या मिलेगा, हेरी ल्यूकोप्लेकिया में आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा व्हाइट रफ ऑन लेटरल टंग, ठीक है, जो मरीज होगा उसकी लेटरल साइड ऑफ टंग में, ठीक है, जो उसकी जुबान की लेटरल साइड होगी, लेटरल साइड ऑफ टंग में आपको क्या मिलेगा, आपको व्हाइट, आपको क्या मिलेगा, व्हाइट रफ पैच, ठीक है, व्हाइट रफ पैच मिलेगा और इसको हम कहते हैं हेरी ल्यूकोप्लेकिया। व्हाइट रफ पैच मिलेगा किस में, आपकी लेटरल साइड ऑफ टंग में, और इसको हम कहते हैं हेरी ल्यूकोप्लेकिया। उसके बाद अगर आपको ये कैंडियासिस भी नहीं मिलता, आपको हेरी ल्यूकोप्लेकिया भी नहीं मिलता, तो आपको एक जो कैंसर है इसमें एक और फाइंडिंग मिल सकती है, और उसको हम कहते हैं अरिथ्रोप्लेकिया। अरिथ्रो का मतलब क्या होता है, रेड, अरिथ्रो का मतलब क्या होता है, रेड, और प्लेकिया का मतलब क्या होता है, प्लैक, ठीक है। तो अरिथ्रोप्लेकिया, अरिथ्रोप्लेकिया में आपने क्या याद रखना है कि इसमें आपको जो पैच मिलेगा वो रेड कलर का होगा, और वो रेड क्यों होगा, इसके आगे लिख लें कि वस्कुलराइज्ड, ठीक है, ये क्या होगा, वस्कुलराइज्ड होगा, मतलब कि उसमें काफी ज्यादा वेसल्स होंगी। वस्कुलराइज्ड ल्यूकोप्लेकिया, कि एक मरीज था उसमें पहले ल्यूकोप्लेकिया बना, और उसमें अगर ब्लड वेसल्स मौजूद है तो जाहिर बात है अगर ब्लड वेसल मौजूद है तो वो क्या होगा, वो रेड होगा, वो क्या होगा, रेड होगा। तो इसको हम कहेंगे अरिथ्रोप्लेकिया, इसको हम क्या कहेंगे, अरिथ्रोप्लेकिया। तो जो आपका अरिथ्रोप्लेकिया और जो आपका ल्यूकोप्लेकिया है, ये दोनों शो करते हैं कि मरीज को क्या है, कैंसर है। लेकिन अगर आपका ल्यूकोप्लेकिया है बट वो स्क्रैप हो रहा है, उसके वो स्क्रैप्ड हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं कैंडियासिस, कि ये कैंडियासिस का इन्फेक्शन है, इसको कैंसर नहीं हुआ। अब आप कहते हैं कि यार हमें ना समझ नहीं आई, जब तक हम तस्वीर नहीं देखेंगे हमें समझ नहीं आएगी, तो मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, फिर आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, ठीक हो गया। तो ये एक बहुत जबरदस्त तस्वीर है, इसमें आपकी चारों बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये जरा गौर करें, सबसे पहले ये उसने ल्यूकोप्लेकिया दिखाया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप जब आप मतलब मरीज की आप जुबान देखोगे तो जुबान में आपको देखो व्हाइट व्हाइट पैचेस नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये व्हाइट व्हाइट पैचेस हैं, और इन व्हाइट पैचेस को हम क्या कहेंगे, इन व्हाइट पैचेस को हम क्या कहेंगे कि दे आर ल्यूकोप्लेकिया। जब हम इसको स्क्रैप करने की कोशिश करेंगे, अगर ये स्क्रैप हो जाता है, अगर ये स्क्रैप हो जाता है तो इसको हम कहेंगे कैंडियासिस है, ये फंगल इन्फेक्शन है, ये कैंसर नहीं है। लेकिन अगर हम इसको स्क्रैप करने की कोशिश करते हैं और स्क्रैप नहीं होता, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि यार ये फंगल इन्फेक्शन नहीं है, ये कैंसर है, ये क्या है, कैंसर है। उसके बाद आगे जरा चलते हैं, और आगे है जी ये कैंडियासिस वाला, ये जो कैंडियासिस वाला ल्यूकोप्लेकिया है इसमें भी आपको व्हाइट पैचेस मिलेंगे, ये देखो उसकी जुबान में कितना व्हाइट पैच, व्हाइटिश काफी ज्यादा हुआ पड़ा है, और इसमें भी आपको व्हाइट पैच मिलेगा। लेकिन जब आप किसी चीज से इसको उखाड़ने की कोशिश करोगे तो ये स्क्रैप हो जाएगा। अगर ये स्क्रैप हो जाता है तो आपने कहना ये क्या है, कैंडियासिस है, ये कोई कैंसर नहीं है, ये सिर्फ फंगस का इन्फेक्शन है, ये किसका फंगस इन्फेक्शन है, और इट इज कैंडियासिस। उसके बाद हम जरा आगे चलते हैं, और आगे है जी आपका अरिथ्रोप्लेकिया। अरिथ्रोप्लेकिया आप देख सकते हैं कि आपको ये जो पैच नजर आ रहा है ये किस कलर का है, ये रेड कलर का है। अगर आप रेड कलर का पैच नजर आता है, अगर आपको रेड कलर का पैच नजर आता है तो इसमें इसको हम कहेंगे एरिथ्रोप्लेकिया, इसको हम क्या कहेंगे, एरिथ्रोप्लेकिया। उसके बाद आपका आता है जी हेरी ल्यूकोप्लेकिया। जो हेरी ल्यूकोप्लेकिया होता है ये क्या होता है, आपकी जो जुबान होती है, जुबान की लेटरल साइड में होता है, लेटरल साइड ऑफ टंग में, ठीक है, जो आपकी लेटरल साइड होती है जुबान की, उस अगर आप गौर करें
रन है, उसका कोई एक डेफिनेट पैटर्न नहीं है, तो इसको हम कहते हैं हेरी ल्यूकोप्लेकिया। ठीक हो गया। और ये आपने अक्सर देखा होगा, अगर आपने कभी स्मोकिंग की है तो आपने देखा होगा जो सीबी होती है उसमें लिखा होता है कि कैंसर को हम क्या कहते हैं, जो मोस्ट कॉमन कैंसर है, दैट इज योर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, दैट इज योर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। यार आज इंटरनेट का इशू है, इसलिए शायद सबको इशू आ रहा है, तो बस आज थोड़ा सा गुजारा कर लें, कल से इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। हाँ, कभी कभी ना वो आवाज का मसला आ रहा है। तो मुझे बताएं शाहबाज, कि आपको ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा समझ आ गया? स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की समझ आ गई है? जल्दी बताएं। ओके जी, मैं 1 मिनट में इसको रिपीट कर देता हूँ। देखो, मैंने कहा कि जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा को हम कहते हैं मुंह का कैंसर होता है, और ये मोस्ट मेलिग्नेंसी है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये टोबैको की वजह से होता है, या कोई बंदा अल्कोहल पीता है उसकी वजह से हो सकता है, या फिर जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 16 है उसकी वजह से भी हो सकता है। जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 16 है उसकी वजह से भी हो सकता है। एंड इट इज मेलिग्नेंसी ऑफ स्क्वेमस सेल। जो स्क्वेमस सेल होते हैं मुंह के, उसकी ये क्या है, मेलिग्नेंसी है। और इसकी प्रेजेंटेशन कैसे मिलेगी? जो मरीज आपके आएगा में नॉन हीलिंग अल्सर होंगे, उसमें जो जख्म होंगे विद इरेगुलर मार्जिन एंड रेज्ड बॉर्डर्स। ठीक है, जो बॉर्डर्स और उसके रेज्ड होंगे और इरेगुलर क्या होंगे, मार्जिन होंगे। अब ये जो कैंसर है इसमें आपको क्या मिलेंगे, ल्यूकोप्लेकिया और एरिथ्रोप्लेकिया। अब आपको पता है कि जो ल्यूकोप्लेकिया वो तो हमें बड़ी डिजीजेस में मिलता है। फर्ज करो, जो कैंडियासिस है, जो फंगल इन्फेक्शन है, उसमें भी हमें ल्यूकोप्लेकिया मिलता है। फिर आप उसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे? उसको आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे कि जब आप उस ल्यूकोप्लेकिया अगर तो स्क्रैप हो रहा है, अगर तो स्क्रैप हो रहा है तो इसको हम कहेंगे ये कैंडियासिस का इन्फेक्शन है। और अगर वो ल्यूकोप्लेकिया स्क्रैप नहीं हो रहा तो इसको हम क्या कहेंगे कि इट इज कैंसरस, ये क्या है, कैंसर है। और उसके बाद अगर आपको जो मार्जिन है वो रेड कलर का मिलता है तो इसको आप क्या कहोगे, एरिथ्रोप्लेकिया। इसको आप क्या कहोगे, एरिथ्रोप्लेकिया। और अगर आपको जो जुबान है, जुबान की साइडों पे आपको एक मतलब व्हाइट पैचेस मिलते हैं और इसको आप कहोगे हेरी ल्यूकोप्लेकिया। इसको आप क्या कहोगे, हेरी ल्यूकोप्लेकिया। तो ये आपको बातें समझ आनी चाहिए, बाकी आपकी बुक ने लिखा भी हुआ है और इसको अच्छे से आपने पढ़ लेना है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम जरा आगे चलते हैं। देखिए, मुझे पता है आवाज का इश्यू आ रहा है, हम आज ज्यादा नहीं पढ़ते, थोड़े पढ़ेंगे, लेकिन जितना मतलब आज का टाइम है हम उसमें कोशिश करते हैं कि जितना पढ़ा जाता है हम पढ़ लेते हैं, बाकी हम इंशाल्लाह कल से इसको कर देंगे। ठीक हो गया। तो जो आगे है जी, डेट इज योर सियालोलिथियासिस। सियालोलिथियासिस, सियालो का मतलब होता है आपकी स्लाइवरी ग्लैंड, और लिथियासिस का मतलब क्या होता है, स्टोन फॉर्मेशन। सियालो का मतलब होता है आपके स्लाइवरी ग्लैंड, और जो आपका लिथियासिस का मतलब क्या होता है, स्टोन फॉर्मेशन। तो इसमें आपने याद रखना है कि अगर स्टोन फॉर्मेशन हो जाए, अगर क्या हो, स्टोन फॉर्मेशन इन द स्टोन फॉर्मेशन इन स्लाइवरी डक्ट्स, जो आपकी स्लाइवरी ग्लैंड्स है, अगर उनकी डक्ट्स में क्या हो जाए, अगर उनकी डक्ट्स में कोई पथरी हो जाए, उनकी डक्ट्स में कोई स्टोन बन जाए, तो उसको हम कहते हैं सियालोलिथियासिस। और ये क्यों होता है, इट इज ड्यू टू ट्रॉमा। ये किसी ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, मतलब कि उसको कोई फर्ज करो चोट लग गई और उसकी वजह से हो सकता है, या फिर डिहाइड्रेशन, कि वो पानी नहीं पीता। जब वो पानी नहीं पिएगा तो उसमें जाहिर बात है कि जब वो पानी नहीं पिएगा तो उसकी जो डक्ट होगी वहां पे प्रेसिपिटेशन होगी और क्या होगा, स्टोन हो जाएगी। तो आपने याद रखना है कि अगर स्टोन फॉर्मेशन इन द डक्ट हो तो इसको हम कहते हैं सियालोलिथासिस। और इसकी वजह क्या होती है, इट इज ड्यू टू ट्रॉमा एंड डिहाइड्रेशन। ट्रॉमा और डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होती है, सियालोलिथासिस होती है। हम जरा आगे चलते हैं। और इसमें सबसे जो अहम बात है वो ये है कि जो मरीज होगा आपके सामने किस तरह आएगा, इसकी प्रेजेंटेशन कैसी होगी। तो इसकी प्रेजेंटेशन ये होगी कि मरीज आपके पास आएगा और वो कहेगा, डॉक्टर साहब जब मैं खाना खाता हूँ या खाती हूँ, जब मैं खाना खाता हूँ या खाती हूँ तो उससे पहले, या जब मैं खाना खाता हूँ तो मेरे मतलब जो जो भी उसका ग्लैंड है, जो अफेक्टेड ग्लैंड है, वहां पे पेन बहुत ज्यादा होती है। फर्ज करो अगर उसका पैरोटिड ग्लैंड है, तो पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पे होता है, जो हमारे कान होते हैं, कानों के आगे हमारा पैरोटिड ग्लैंड पड़ा हुआ है। तो जो पैरोटिड ग्लैंड है अगर उसकी ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो जाहिर बात है, जब वो प्री, इसमें उसने लिखा हुआ है प्री, प्री का मतलब होता है पहले, और पैरी का मतलब होता है अराउंड। पी प्री या पैरी, प्री या पैरी प्रेंडियल, प्रेंडियल का मतलब होता है खाना खाना। ठीक है, तो जब वो खाना खाता है उससे पहले या खाना खाने के दौरान उसको क्या होगी, पेन होगी। खाना खाने से पहले या खाना खाने के दौरान उसको क्या होगी, पेन होगी। और कौन से किस ग्लैंड में पेन होगी, जाहिर बात है जो अफेक्टेड ग्लैंड है उसमें क्या होगी, पेन होगी। तो इसमें हमें पता चल जाएगा कि इसको क्या है, सियालोलिथियासिस है। इसको क्या है जी, सियालोलिथियासिस है। उसके बाद आपका सेकंड आगे वाला टॉपिक है, दैट इज योर सियाल एडिनाइटिस। सियाल एडिनाइटस। जो सियाल एडिनाइटस होता है इसमें क्या होता है, अब इसके आपको नाम से पता चल रहा है कि इट इज इन्फ्लेमेशन। इसमें आइटस आ रहा है तो आइटस का मतलब भी क्या आता है, इन्फ्लेमेशन। तो इट इज इन्फ्लेमेशन, इट इज इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन किस चीज की, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड। जो स्लाइवरी ग्लैंड होते हैं अगर इनकी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसको हम कहते हैं सियाल एडिनाइटस। अब ये जरा अहम है, इसको जरा गौर से सुन लेना।
कि इन्फ्लेमेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स की अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको हम कहते हैं सियाल एडिनाइटिस। और ये होती क्यों है? फर्स्ट एक तो रीजन हो गया कि ऑब्स्ट्रक्शन हुई, ठीक है, जो सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन होगी, या तो ऑब्स्ट्रक्शन हुई या फिर इन्फेक्शन हो गया, या ऑब्स्ट्रक्शन हुई या फिर इन्फेक्शन हुआ। फर्ज करो, मैं आपको समझाता हूँ, देखो फर्ज करो ये क्या है, आपका सलाइवरी ग्लैंड है और ये क्या है, उसकी डक्ट है। तो फर्ज करो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, आपका जो सलाइवा है वो बाहर मूव ही नहीं कर पा रहा, तो जो सलाइवा होगा वो अंदर एक्यूमुलेट कर जाएगा, जब वो अंदर एक्यूमुलेट करेगा तो क्या होगा, सलाइवरी ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। तो पहला रीजन क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन। दूसरे नंबर पे क्या हो सकता है, इन्फेक्शन भी। इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन किसका होता है, सबसे ज्यादा जो इन्फेक्शन होता है दैट इज योर स्टेफ ऑरियस। ठीक है, ये आपने याद रखना है, जो स्टेफ ऑरियस है इट कॉजेज सियाल एडिनाइटिस। जो स्टेफ ऑरियस है इट कॉजेज सियाल एडिनाइटिस। उसके बाद जो आपका दूसरा रीजन है दैट इज योर मम्प्स। मम्प्स को उर्दू में हम भला क्या कहते हैं, बताना जरा मुझे, मम्प्स को उर्दू में हम क्या कहते हैं? मम्प्स भी हो गया, उसके बाद हाँ, और इम्यून मेडिएटेड मैकेनिज्म। जी डॉक्टर लाइबा एक्सीलेंट, कान पेड़े। ठीक है, हमने मतलब आपको शायद कभी ना कभी बचपन में हुए हो, तो जो कान पेड़े होते हैं उसको हम मम्प्स कहते हैं। उसको हम जरा पढ़ते हैं, आपकी पथोमा वाले ने लिखा हुआ लेकिन फर्स्ट एड वाले ने नहीं लिखा, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है, उसमें एक एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, उसको जरा हम लाजमी पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो इन्फेक्शन है स्टेफ ओरियस का इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर किसका इन्फेक्शन हो सकता है, मम्प्स का इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो इसकी इन्फेक्शन की वजह से क्या हो सकता है, आपको सियाल एडिनाइटिस हो सकता है। उसके बाद उसने लिखा हुआ है कि जो आपका इट इट कैन बी इम्यून मीडिएटेड, मतलब कि अगर एक मरीज और उसकी इतनी किस्मत खराब है कि उसमें ऑटो इम्यून हो जाता है, उस इम्यून मीडिएटेड, और ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाती है। जो ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन है वो किसमें होती है, शोगरन सिंड्रोम में। ठीक है, शोगरन सिंड्रोम। शोगरन सिंड्रोम में आपने याद रखना है, इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे भी, कि इसमें हर चीज खुश्क हो जाती है, हर चीज खुश्क हो जाती है, बॉडी फ्लूइड्स कम हो जाते हैं। मतलब अब जो मरीज होगा शोगरन सिंड्रोम का, उसके आंसू नहीं बनेंगे, उसका पसीना नहीं बनेगा, उसका इवन के उसका सलाइवा नहीं बनेगा। तो जाहिर बात है जब उसमें इम्यून मेडिएशन होगी तो क्या होगा, शोगरन सिंड्रोम में भी क्या हो जाता है, सियाल एडिनाइटिस हो जाता है। क्या हो जाता है, सियाल एडिनाइटिस हो जाता है। अब जरा मम्प्स को पढ़ लेते हैं अलहदा करके, क्योंकि पथोमा वाले ने इसको लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताता हूँ। जो मम्प्स होते हैं, मम्प्स को उर्दू में हम कहते हैं कान पेड़े। ठीक है, कि क्या हो गया जी, कान पेड़े का जो कान है, मतलब जो हमारे कान है वहां पे हमें पेड़े पेड़े से नजर आ रहे हैं, कि गोल गोल ना, काफी जो हमारे पैरोटिड ग्लैंड होता है, पैरोटिड ग्लैंड स्वेल कर जाता है। पैरोटिड ग्लैंड क्या हो जाता है, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है और वो स्वेल कर जाता है, और हम इसको कहते हैं आम जुबान में कान पेड़े। जो मम्प्स होता है, मम्प्स होता क्यों है, इट इज इन्फेक्शन। ठीक है, ये क्या है, इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन, इट इज इन्फेक्शन विद मम्प्स। ठीक है, इन्फेक्शन विद मम्प्स, जो आप ये ना एक वायरल डिजीज है, और इट इज इन्फेक्शन विद मम्प्स वायरस। ठीक है, मम्प्स एक वायरस होता है और उससे इन्फेक्शन को हम क्या कहते हैं, मम्प्स कहते हैं। और ये किसको इफेक्ट करता है, इसमें होता है क्या है, बाइलेटरल। ठीक है, बीएल का मतलब है बाइलेटरल, बाइलेटरल का मतलब क्या होगा, दोनों तरफ। आपको पता है कि आपके जो दोनों कान है, दोनों कानों के आगे आपके क्या पड़े हैं, पैरोटिड ग्लैंड पड़े हैं, जिन्होंने सलाइवा प्रोड्यूस करना आता है। अब इसमें क्या होगी, बाइलेटरल, बाइलेटरल इन्फ्लेम्ड पैरोटिड। जो आपके पैरोटिड ग्लैंड होंगे वो क्या होंगे, इन्फ्लेम्ड होंगे। जो बायलेटरली बायलेटरली जो पैरोटिड ग्लैंड होंगे वो क्या होंगे, इन्फ्लेम्ड होंगे। और ये एक वायरल डिजीज है, ये एक वायरल डिजीज है। लेकिन इसमें एक जो चीज समझने वाली है वो ये है कि जो मम्प्स होता है ना, जो मम्प्स होता है, एक ये कान पेड़े तो करवा देता है, ये जो आपका मम्प्स है ये पैरोटिड ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन तो करवा देता है, लेकिन इसके साथ साथ ये एक और चीज करवाता है, और उसको हम कहते हैं ऑर्काइटिस। उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्काइटिस। ऑर्काइटिस हम किसको कहते हैं, ऑर्काइटिस कहते हैं जी इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टीज। ठीक है, जो अगर मेल है तो मेल में वो क्या कराएगा, ऑर्काइटिस कराएगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टीज। ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ जब टेस्टीज होगी तो क्या होगा, जाहिरी बात है अगर इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टीज होगी तो क्या होगा, इसमें इंक्रीज रिस्क हो जाएगा। ठीक है, रिस्क बढ़ जाएगा, किसका रिस्क बढ़ जाएगा, आपके इनफर्टिलिटी का। तो ये मैंने आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताया था कि जो कन पेड़े होती है, कन पेड़ों का कोई इलाज नहीं होता, जाहिर बात है ये एक वायरल डिजीज है, तो इसका हम ज्यादा इलाज नहीं करते, ये खुद ही ठीक हो जाता है 7-8 दिन के बाद, जब वो अपना साइकिल पूरा करता है तो ये खुद ही ठीक हो जाता है। लेकिन इसमें एक मसला ये आता है कि अगर वो एक मेल है और वो टीनेजर है, ठीक है, अगर वो टीनेजर है अभी, मतलब नया नया वो अडल्ट हुआ है, तो उसमें क्या होगा, उसमें ऑर्काइटिस ये कॉज कराता है, उसकी टेस्टिस की इन्फ्लेमेशन कॉज कराता है, जिससे क्या होता है कि उसमें रिस्क ऑफ इनफर्टिलिटी ज्यादा हो जाती है, इनफर्टिलिटी के चांसेस क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। तो ये एक इसका अहम पॉइंट है जो कि आपसे पूछा जा सकता है, अगर आप मतलब कोई एग्जाम करते हो प्लैब या यूएसएमएलई वगैरह में, मुझे नहीं लगता एनएलई में ये पूछा जाएगा, लेकिन ये आपको ये पता होना चाहिए कि जो कन पेड़े होते हैं, कन पेड़ों का एक बड़ा मसला होता है, वो ये होता है कि अगर ये टेस्टिस तक फैल जाए, अगर ये इन्फेक्शन और काइटिस करवा दे, तो जो मरीज होता है उसमें इनफर्टिलिटी के चांसेस हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये ऑर्काइटिस कॉज कराता है, और जब टेस्टिस की इन्फ्लेमेशन होगी तो जाहिर बात है स्पर्म नहीं बनेंगे, और जो बंदा होगा वो क्या हो जाएगा, इनफर्टाइल हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद ये पैंक्रेटाइटिस भी कॉज कराता है।
पैंक्रियाटाइटिस, ठीक है। तो ये क्या कॉज कराता है, पैंक्रियाटाइटिस भी कॉज कराता है। उसके अलावा ये एसेप्टिक मेनिंजाइटिस भी कॉज कराता है, मतलब जो मेनिंजीज है उसकी इन्फ्लेमेशन भी कॉज कराता है, पैंक्रियाटाइटिस की इन्फ्लेमेशन, पैंक्रियाज की इन्फ्लेमेशन भी कराता है। तो ये सारी चीजें आपने देख लेनी है, लेकिन इसमें जो सबसे अहम पॉइंट है वो यही है ऑर्काइटिस वाला, कि अगर वो मेल है और उसमें मतलब मम्प्स हुआ है तो उसमें इनफर्टिलिटी के चांसेस होते हैं। इनफर्टिलिटी के चांसेस क्या होते हैं जी, ज्यादा होते हैं। और इसमें एक और अहम बात ये है कि इसमें जब आप सीरम अमाइलेज देखोगे तो सीरम अमाइलेज आपको ज्यादा मिलेगा। इसमें आपको सीरम अमाइलेज ज्यादा मिलेगा। जो आपका मम्प्स होता है, मम्प्स में जब आप उसका ब्लड टेस्ट करोगे तो आपको सीरम अमाइलेज क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। और और ये इनफर्टिलिटी करवाता है, स्पेशली इन टीनेजर। जो टीनेजर्स में होते हैं उनमें ये क्या कराता है जी, इनफर्टिलिटी कॉज कराता है। तो ये मम्प्स के बारे में आपको इतना लाजमी पता होना चाहिए। अब जरा मुझे शाहबाज जल्दी से बताएं कि आपको सियालोलिथाइटिस, सियालोलिथियासिस एंड मम्प्स, ये तीनों समझ आ गए हैं, कोई मसला तो नहीं रह गया? शाहबाज जल्दी बताएं। चलें जी, डॉक्टर अदनान और डॉक्टर काशिफ को समझ आ गए और बाकी कोई आंसर दाने की जहमत ही नहीं कर रहे। चलें जी, डॉक्टर अन्नम और डॉक्टर जिशान, डॉक्टर समीना, तकरीबन सबको समझ आ चुकी है। हम जरा आगे चलते हैं और अब जरा थोड़ा सा सीट बेल्ट अपने बांध लें, ये थोड़ा सा ड्राई टॉपिक है। यस, जो स्टीराइलिटी इनफर्टिलिटी को ही बोलते हैं, ठीक है। अगर एक पेशेंट स्टीराइल है, स्टीराइल का मतलब होता है कि वो मतलब अपने स्पर्म नहीं पैदा कर पाएगा, ठीक है, वो बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा। तो इनफर्टिलिटी और स्टीरिलिटी सेम चीजें हैं। अच्छा, स्लाइवरी ग्लैंड ट्यूमर, जो स्लाइवरी ग्लैंड ट्यूमर है ये थोड़े से ड्राई आपको लग सकते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ना है और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो मतलब जो स्लाइवरी ग्लैंड, अगर इसका ट्यूमर हो जाए तो इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो जो आपके स्लाइवरी ग्लैंड ट्यूमर है, इसमें इसको ये थोड़े से ड्राई है तो इसको ध्यान से समझ लेना। स्लाइवरी ग्लैंड ट्यूमर, जो स्लाइवरी ग्लैंड ट्यूमर्स हैं, इसमें आपने क्या क्या चीजें देखनी है। तो जो स्लाइवरी ग्लैंड ट्यूमर्स हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इट इज जो मोस्ट कॉमन बिनाइन एंड इन पैरोटिड ग्लैंड। मोस्ट कॉमनली ये कहाँ पे होते हैं, मोस्ट कॉमनली ये बड़े अच्छे बंदे हैं और ये बिनाइन होते हैं। और ये कहाँ पे होते हैं, इन पैरोटिड। इन पैरोटिड, जो आपका मम्प्स होता है वो भी पैरोटिड ग्लैंड को इफेक्ट करता है। और ये जो आपके ये जो होते हैं स्लाइवरी ग्लैंड के ट्यूमर, ये भी किस में होते हैं, आपके पैरोटिड में होते हैं। या फिर सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल एंड माइनर स्लाइवरी ग्लैंड्स में भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली कहाँ पे होते हैं, पैरोटिड में होते हैं। लेकिन हम आगे जरा चलते हैं और उसने आगे लिखा हुआ है कि ट्यूमर्स आर लाइकली टू बी मिलिग्नेंट, कि जो ट्यूमर्स होते हैं ये जो आपके होते हैं तो बिनाइन है। ट्यूमर्स आर लाइकली मतलब इसके चांसेस होते हैं कि ये जो ट्यूमर्स हैं ये आपके डेवलप हो जाए। ट्यूमर्स आर लाइकली टू बी malignant, कि ये malignant भी बन सकते हैं। पहले ये अच्छे बंदे होते हैं, लेकिन आपको पता है कि अच्छे अच्छे बंदों को बुरा बनने में देर नहीं लगती। तो जो आपके ये अच्छे बंदे हैं, ये जो बिनाइन ट्यूमर है, ये बाद में malignant में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। ये जो बिनाइन ट्यूमर है ये आपके malignant में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, तो ये आपने याद रखना है। इट प्रेजेंट एज पेनलेस मैस एंड स्वेलिंग, ये सबसे अहम बात है। अगर आपको मैस मिलता है, ठीक है, अगर आपको मैस मिलता है और वो क्या है, पेनलेस है, ठीक है। अगर आपको क्या मिलता है, मैस मिलता है और वो क्या है, पेनलेस है, मतलब जो ये वाले पैरोटिड ग्लैंड्स हैं, अगर आपको इसमें क्या होगा, इसमें पेनलेस मैस मिलता है, तो ये क्या होगा, अगर आपको पेनलेस मैस और स्वेलिंग मिलती है तो ये मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, बिनाइन होगा, ठीक है, वो क्या होगा, बिनाइन होगा। लेकिन लेकिन जो आपका ये होता है, अल्लाह भला करे, अगर आपको पेनफुल मैस मिलता है, मतलब आपको मैस तो मिल रहा है लेकिन वो क्या है, पेनफुल है। तो अगर आप पेनफुल मैस मिलता है तो वो क्या होगा, मोस्ट के ट्यूमर होते हैं, अगर ये पेनलेस होंगे, ठीक है, अगर ये क्या होंगे, पेनलेस होंगे, तो ये क्या होंगे, मोस्ट प्रोबेबली ये क्या होंगे, बिनाइन होंगे। लेकिन अगर आपको पेनफुल मैस मिलता है तो वो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, malignant होगा। वो ज्यादातर उसके चांसेस क्या है कि वो malignant होगा। इसके अलावा आपके ये ना, ये जो ट्यूमर्स होते हैं ये इन्वॉल्व कर लेते हैं, ये ट्यूमर्स इन्वॉल्व कर लेते हैं, किसको इन्वॉल्व कर लेते हैं, फेशियल नर्व को। और जो फेशियल नर्व होती है, मुझे बताना कितने नंबर की होती है, जो फेशियल नर्व होती है वो कितने नंबर होती है, इन्वॉल्व फेशियल नर्व। तो आपके जो क्रेनियल नर्व नंबर 7 है, जो क्रेनियल नर्व नंबर 7 है, उसको हम कहते हैं फेशियल नर्व। और ये जो आपके ट्यूमर्स हैं ये इन्वॉल्व कर लेते हैं, किसको इन्वॉल्व कर लेते हैं, फेशियल नर्व को। तो जब फेशियल नर्व इन्वॉल्व होती है तो आपको क्या हो जाता है, फेशियल पैरालिसिस, ठीक है। तो ये फेशियल पैरालिसिस भी करा सकते हैं, फेशियल पैरालिसिस भी करा सकते हैं। ये जो ट्यूमर्स हैं ये क्या कॉज करा सकते हैं, फेशियल पैरालिसिस, फेशियल पैरालिसिस भी कॉज करा सकते हैं। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद हम जरा आगे चलते हैं और आगे आपके एक ट्यूमर है और जिसको हम कहते हैं प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, ठीक है। प्लियो का मतलब क्या होता है, प्लियोमॉर्फिक, प्लियोमॉर्फिक, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, ठीक है, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। इसको जरा हम देखते हैं कि ये क्या है, इसके नाम से हमें क्या पता चल रहा है। देखो, प्लियो का मतलब क्या होता है, ज्यादा, मतलब डिफरेंट। प्लियो का मतलब होता है डिफरेंट या मैनी, ठीक है, या वेरियस, ठीक है। तो मॉर्फिक का मतलब क्या होता है, शेप्स। मॉर्फिक का मतलब क्या होता है, शेप्स। तो प्लियोमॉर्फिक का मतलब क्या होगा, डिफरेंट शेप्स। इसमें ये जो ट्यूमर होता है ये डिफरेंट शेप्स का होता है, मतलब इसकी इरेगुलर शेप्स होती हैं
और एडिन का मतलब क्या होता है, ग्लैंड, और ओमा का मतलब क्या होता है, बिनाइन ट्यूमर, ऐसे ही है ना, एडिनोमा। अब ये जो आपका ट्यूमर है, ये क्या होगा, ये ट्यूमर तो होगा, ये ट्यूमर तो होगा, लेकिन ये क्या होगा, बिनाइन ट्यूमर होगा, और ये क्या होगा, डिफरेंट शेप का ट्यूमर होगा। ये क्या होगा, डिफरेंट शेप्स का ट्यूमर होगा। तो इसको अगर हम पढ़ते हैं, तो जो आपका प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा है, ये मिक्स्ड ट्यूमर है। मिक्स्ड ट्यूमर का मतलब क्या होता है कि इसमें हमें क्या मिलती है, इसमें हमें बहुत ज्यादा मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स मिलेंगे। इट इज मिक्स्ड एडिनोमा या मिक्स्ड ट्यूमर है, और इट इज मोस्ट कॉमन, ये सबसे ज्यादा स्लाइवरी ट्यूमर है। ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड का जो मोस्ट कॉमन ट्यूमर है, दैट इज योर प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। तो स्लाइवरी ग्लैंड ट्यूमर, ठीक है, जो स्लाइवरी ग्लैंड ट्यूमर होता है, ये मतलब इसका सबसे जो मोस्ट कॉमन है, दैट इज योर प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। और इसमें आपको एक सेल्स मिलती है जिसको हम कहते हैं कंपोज्ड ऑफ, इट इज कंपोज्ड ऑफ कॉन्ड्रोमिक्सॉइड स्ट्रोमा। इसमें आपको जो स्ट्रोमा मिलेगा, इट इज कंपोज्ड ऑफ कॉन्ड्रोमिक्सॉइड। ठीक है, इसको आपने सिर्फ याद रखना है, ये इसकी फाइंडिंग है, कॉन्ड्रोमिक्सॉइड स्ट्रोमा। इसका जो स्ट्रोमा होगा वो क्या होगा, कॉन्ड्रोमिक्सॉइड एंड एपिथेलियम। और इसमें आपको और क्या मिलेगा, एपिथेलियम मिलेगा। कॉन्ड्रोमिक्सॉइड स्ट्रोमा एंड एपिथेलियम, कॉन्ड्रोमिक्सॉइड कॉन्ड्रोमिक्सॉइड स्ट्रोमा एंड एपिथेलियम। एंड इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो क्या आपके एमसीक्यूज पूछा जाना है, आपको एमसीक्यूज यहाँ से आएगा। ये ना बहुत मतलब, आप इसको जब भी ठीक करोगे, जब भी आप इसको सर्जिकली रिमूव करोगे, तो ये रिकर हो जाता है। रिकर का मतलब क्या हो जाता है कि ये दोबारा हो जाता है, ये सबसे अहम बात है। और ये आपने बात लाजमी याद रखनी है। इसको जरा हम 2 मिनट इसके ऊपर लगाते हैं। ये मतलब इसकी रिकरेंस क्यों ज्यादा है, हम इसको जितना मर्जी ठीक कर लें, ये जल्दी ठीक नहीं होता। क्यों नहीं ठीक होता, इसको जरा हम पढ़ते हैं। देखो, इसकी रिकरेंस क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसकी होती है इरेगुलर शेप। इसकी क्या होती है, इरेगुलर शेप होती है। ये जो आपका इरेगुलर शेप है, और आपका जितना मर्जी जो सर्जन है जिसने इसको रिमूव करना है, जितना मर्जी वो माहिर हो, उससे कुछ ना कुछ जो इसके ट्रेसिस हैं वो बाकी रह जाएंगे। मतलब देखो, फर्ज करो कि ये ट्यूमर है, ठीक है, ये क्या है, ट्यूमर है। अब इसको रिमूव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन फर्ज करो एक गोल ट्यूमर है, तो एक डेफिनेटिव ट्यूमर है, जो रेगुलर ट्यूमर है, उसको रिमूव करना आसान होता है एज कम्पेयर टू इरेगुलर ट्यूमर। तो ये जो प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा होता है, ये इरेगुलर होता है। तो जो डॉक्टर होगा जिसने इसको रिमूव करना है, वो जितना मर्जी कोशिश कर ले, वो इसके ट्रेसिस छोड़ देगा। इसके कुछ ना कुछ सेल बाकी रह जाएंगे, इसके कुछ ना कुछ सेल बाकी रह जाएंगे। तो अगर हम इसको कंप्लीटली रिसेक्ट ना करें, अगर हम इसको कंप्लीटली रिसेक्ट ना करें, तो क्या होगा, ये रिकर हो जाएगा। कंप्लीटली रिसेक्ट अगर हम ना करें, तो क्या होगा, ये रिकर होगा। और हमें मतलब इसकी जो कंप्लीट रिसेक्शन है बहुत मुश्किल होती है। मुश्किल क्यों होती है, क्योंकि इसकी इरेगुलर शेप है। तो इरेगुलर शेप होने की वजह से हम इसको कंप्लीटली रिसेक्ट नहीं कर सकते, हम इसको कंप्लीटली काट नहीं सकते। क्यों नहीं कंप्लीटली काट सकते, क्योंकि इसकी इरेगुलर शेप है। मैं आपको इसकी डायग्राम भी दिखाता हूँ। तो इसकी क्योंकि इरेगुलर शेप है, तो हम इसको कंप्लीटली रीसेक्ट नहीं कर सकते। जो सर्जन होगा जिसने इसको रिमूव करना है, वो जितना मर्जी कोशिश कर ले, वो इसको कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकता। इसके कुछ ना कुछ सेल्स बाकी रह जाते हैं। तो आपने याद रखना है कि ये जो आपका प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा होता है, इसमें रिकरेंस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। रिकरेंस के चांसेस क्यों ज्यादा होते हैं, क्योंकि इसकी अब नॉर्मल शेप होती है, इसकी इरेगुलर शेप होती है। अब जरा मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, और फिर आपको इसकी समझ आएगी। तो ये आपका ट्यूमर है, ठीक है, ये आपका ट्यूमर है, और ये पैथोमा से मैंने उठाई है डायग्राम। ठीक है, तो ये आपका ट्यूमर है, और इस ट्यूमर को अगर हम देख लेते हैं कि इस ट्यूमर में उसने क्या, देखो, ये आपका, अगर आप इसकी थोड़ी सी मतलब इस पे तवज्जो दें, तो इसकी जो शेप है वो बिल्कुल इरेगुलर शेप है। इट इज प्लियोमॉर्फिक। ये क्या है, प्लियोमॉर्फिक है। तो आप जो सर्जन होगा जिसने इसको रिमूव कर रहा है, वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले, वो इसको सही तरीके से रिमूव नहीं कर पाएगा। तो जब वो रिमूव नहीं कर पाएगा, तो इसके ट्रेसेस पीछे छोड़ छूट जाएंगे। जब इसके ट्रेसेस पीछे रह जाएंगे, तो क्या होगा, ये रिकर हो जाएगा, ये दोबारा ग्रो कर जाएगा। जो आपका प्लियोमॉर्फिक होता है एडिनोमा, इसमें रिकरेंस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये आपने याद रखना है। और मुझे शहबाज जल्दी से बताएंगे, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा की समझ आ गई है? बताएं बताएं शाबाश। आज हम आवा, आवाज का फिर समझ नहीं आ रही यार, क्या है आवाज का, अभी क्या है? आवाज आवाज क्लियर है? बताएं, आवाज समझ आ रही है? वॉइस ही नहीं आ रही। चलिए हम ऐसा करते हैं, हम क्लास को इधर ही एंड करते हैं, और फिर हम दोबारा इसको कल कर लेंगे। ठीक है, कल इंशाल्लाह मैं पैकेज करवा लूंगा, तो हो जाएगा। जी, कल कल से करना है या अभी करना है कंटिन्यू? अगर आवाज आ रही है तो कंटिन्यू कर लेते हैं, इसको खत्म कर लेते हैं, या फिर हम कल कर लेंगे। अगर आप 5 मिनट बर्दाश्त करें, तो 5 मिनट हम इसको खत्म कर लेते हैं, और कल से हम एक लेक्चर से स्टार्ट ले लेंगे। ठीक है, ओके, इसको हम खत्म कर लेते हैं। ओके ओके ओके, हम इसको खत्म कर लेते हैं। देखिए, मेरी बात सुने, जो एडिनोमा होता है, एडिनोमा
हम कंप्लीटली रिसेक्ट नहीं कर सकते। जब हम इसको कंप्लीटली रिसेक्ट नहीं कर सकते तो क्या होगा, इसके ट्रेसेस बाकी रह जाएंगे। जब इसके ट्रेसेस बाकी रह जाएंगे तो क्या होगा कि इसकी रिकरेंस के चांसेस बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, इसके रिकरेंस के चांसेस क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। हम जरा आगे चलते हैं, और आगे है जी आपका वारथ्रिन। ठीक है, आपका क्या है, वारथिन ट्यूमर। ठीक है, वारथिन ट्यूमर, जो वारथिन ट्यूमर है इसके बारे में जरा सुन लें। जो वारथिन ट्यूमर होता है, दे आर पेपलरी। पेपलरी का मतलब क्या होता है, पेपलरी का मतलब क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। पेपलरी सिस्ट एडिनोमा, पेपलरी सिस्ट एडिनोमा। तो दे आर पेपलरी सिस्ट एडिनोमा। इसको जरा हम पढ़ लेते हैं कि जो वारथिन पेपलरी सिस्ट एडिनोमा है, इसमें क्या होता है, इसमें आपको लिम्फेटोसोम, ठीक है, लिम्फेटोसम, मतलब इसमें जो आपको मतलब कैंसर मिलेगा वो लिम्फोमा से रिलेटेड होगा, लिम्फेटोसम। ठीक है, आपकी बुक ने एक वर्ड लिखा है लिम्फेटोसम, तो आपने इसको सिंपल याद रखना है कि लिम्फेटोसम का मतलब रिलेटेड, इट इज रिलेटेड टू लिम्फोमा। ठीक है, दैट इज ट्यूमर ऑफ लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो जो आपका इट इज रिलेटेड टू लिम्फेटोसम, और इसमें होता क्या है, आपको पेपलरी सिस्ट एडिनोमा होता है। इसमें क्या होता है, पेपलरी सिस्ट एडिनोमा होता है, और इट इज बिनाइन सिस्टिक ट्यूमर। इसमें क्या होता है, ये एक बिनाइन ट्यूमर है। इट इज बिनाइन सिस्टिक ट्यूमर, बिनाइन सिस्टिक ट्यूमर, बिनाइन सिस्टिक ट्यूमर विद जर्मिनल सेंटर। इसकी ये फाइंडिंग है, सिर्फ आपने इसको याद रखना है कि ये क्या होता है, बिनाइन होता है, बिनाइन सिस्टिक ट्यूमर विद जर्मिनल सेंटर। इसमें क्या होगा, आपको जर्मिनल सेंटर मिलेगा, जर्मिनल सेंटर मिलेगा, और ये क्या है, एक बिनाइन सिस्टिक ट्यूमर है, बिनाइन सिस्टिक ट्यूमर विद जर्मिनल सेंटर। और इनमें होता है, इट टिपिकली मतलब ये मोस्ट कॉमनली किनमें होता है, टिपिकली इन स्मोकर्स। जो आपके सिगरेट पीते हैं, जो स्मोकर्स होते हैं, उनमें ये ज्यादा होता है। स्मोकर्स में ये क्या होता है, ज्यादा होता है। और क्या होता है, बाइलेटरल होता है, मतलब जो 10% होते हैं, 10% ये क्या होते हैं, बाइलेटरल होते हैं, ये दोनों तरफ, मुंह के दोनों तरफ इफेक्ट करते हैं। तो 10% ये क्या होगा, बाइलेटरल होगा और मल्टीफोकल होगा। ठीक है, 10% जो इसमें होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टीफोकल होते हैं। मल्टीफोकल का मतलब क्या होगा कि ये डिफरेंट लोकेशंस पे होगा। ठीक है, डिफरेंट लोकेशंस पे होगा, तो मल्टीफोकल होगा 10%, और 10% क्या होगा, बाइलेटरल होगा। ठीक है, 10% क्या होगा, बाइलेटरल होगा, और 10% क्या होगा जी, आपका मल्टीफोकल होगा। उसके बाद आ जाता है आपका म्यूको एपिडर्मॉइड कार्सिनोमा। ठीक है, उसके बाद आपका सेकंड नंबर पे आता है म्यूको एपिडर्मॉइड। ठीक है, म्यूको एपिडर्मॉइड, ठीक है, म्यूको एपिडर्मॉइड कार्सिनोमा। इसमें एक ही लाइन है, म्यूको एपिडर्मॉइड कार्सिनोमा। जो म्यूको एपिडर्मॉइड कार्सिनोमा है, इसको अगर हम पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें इट इज मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंट है। ठीक है, मेलिग्नेंट ट्यूमर, ये क्या है, मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंट ट्यूमर है। और इसमें आपको दो कंपोनेंट्स मिलेंगे, म्यूसिनस एंड, इसमें आपको मतलब म्यूसिनस कंपोनेंट में मिलेगा, और क्या मिलेगा, स्क्वेमस कंपोनेंट में मिलेगा। ठीक है, म्यूसिनस कंपोनेंट में मिलेगा और स्क्वेमस कंपोनेंट भी मिलेगा। तो इस तरह हमारे जो आपका ओरल कैविटी की पैथोलॉजी है वो खत्म हो गई है। आज मुझे पता है काफी प्रॉब्लम हो गई है इंटरनेट की वजह से, तो मैं जरा एक दफा रिकॉर्डिंग एंड करता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए